गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सॉरी आज का सेशन काफ़ी लेट स्टार्ट करने के लिए, बट आज ज़्यादा बातें ना कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले हम आज का टॉपिक समझ लें। लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था हमारे हार्ट के ऊपर, हार्ट से जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ें, हार्ट के वेरियस स्ट्रक्चर्स, उसकी मेम्ब्रेन्स, झिल्ली, उसमें बहने वाला फ्लूइड, हार्ट की फंक्शनिंग, ईसीजी और इंसानों के साथ साथ ह्यूमन बीइंग्स के साथ साथ हमने पक्षियों, सरीसृप, हमारे एम्फीबियंस, मेढक आदि के हार्ट के बारे में स्टडी की थी। तो जो आज से हमारा टॉपिक है, इसके ओटी में आपके कल के सेशन में प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखें जो आज का हमारा टॉपिक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि आखिर हार्ट जो हमारा इतनी सारी चीज़ें फ्लूइड ट्रांसफ़र कर रहा था, इधर से उधर सर्कुलेट कर रहा था, आखिर इन सब चीज़ों में क्या क्या हमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहले देखिए, आज हमारा जो ब्लड है, तो सबसे पहली बात आखिर ब्लड होता कैसा है। आप लोगों ने ब्लड जब भी कभी चोट लगी होगी या कुछ होता है या ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो हमने ब्लड को कहीं ना कहीं देख रखा है। देखिए ब्लड हम लोगों को मोस्टली कैसा दिखता है, रेड। लेकिन सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर यदि आप लोग गौर से देखें तो ये देखिए, जो आपको रेड रेड लाइनिंग बताई गई है, जैसे इधर से लाइनिंग जा रही है, तो वास्तव में ये क्या है, एक रक्त वाहिका है। रक्त वाहिकाओं के अंदर ही या ब्लड वेसल्स के थ्रू ही हमारा क्या सर्कुलेट होता है, ब्लड। एक बात याद रखिए, एक नॉर्मल रक्त वाहिका के अंदर जो बह रहा है वो हमारा क्या है, ब्लड। लेकिन ये देखिए, ब्लड में मोस्ट ऑफ द पार्ट किसका होता है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा कोई अलग से घटक नहीं होता। ये देखिए ब्लड बह रहा है, लेकिन हमने जब इसको अंदर से देखा, डीप में जाके देखा, तो देखिए जो पीला पीला फ्लूइड दिख रहा है, द्रव दिख रहा है, वो क्या है, प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा में ही हमारी क्या सर्कुलेट हो रही हैं, आरबीसी। ये देखिए जो रेड रेड कलर की आपको सेल्स दिख रही हैं, एक्चुअल में इन्हें सेल्स से अच्छा शब्द होता है एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर डेट, डेट इज कॉप्सल। इन्हें हम क्या बुलाते हैं, कणिका। चूंकि इनकी साइज काफ़ी छोटी है और केंद्रक विहीन होती हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या बुलाते हैं, रक्त की कणिका। तो देखिए ये तो रेड रेड है, और चूंकि ये लाल लाल दिख रही हैं, अभी हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है। चूंकि ये ब्लड में अच्छी खासी मात्रा में होती हैं, और यही कारण हमारा ब्लड कैसा दिखता है, लाल। ये देखिए पूरे ब्लड में कंपोनेंट में देखी जाए तो 1% क्या होती हैं, डब्ल्यूबीसी, ये अपनी आरबीसी, और तीसरे नंबर पर लेस देन 1% क्या होती हैं, प्लेटलेट्स। तो चूंकि इसमें प्लाज्मा और आरबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, तो प्लाज्मा के कारण रक्त बह रहा होता है, जबकि हमारी जो आरबीसी है उसके कारण रक्त का रंग हो जाता है लाल। एक बात और याद रखिए, ये जो हमें पीला पीला पार्ट या प्लाज्मा दिख रहा है, एक्चुअल में जो हमारा डाइजेस्टिव फूड होता है, या हम कोई भी मेडिसिन खाते हैं, या हमारी बॉडी में कोई भी हार्मोन सर्कुलेट हो रहे हैं, कुछ भी हो, वास्तव में चाहे हार्मोन्स ही क्यों ना हो, सभी कुछ चीज़ें किसके थ्रू बहती हैं, तो याद रखिए सभी किस्में बहकर आगे बढ़ते हैं, प्लाज्मा। चलिए इसको और दूसरे तरीके से क्लियर करता हूँ आपका। ये देखिए, आपको दो तरीके से समझाने की इसमें कोशिश की गई है। एक तो ये देखिए, पहले सैंपल की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम ब्लड सैंपल देने जाते हैं तो एक ट्यूब के अंदर ब्लड को किया जाता है कलेक्ट। लेकिन ऐसा ना हो कि रक्त इसके अंदर जम जाए, तो उसमें सोडियम और पोटेशियम के ऐसे कंपाउंड मिला दिए जाते हैं जिससे कि उसके अंदर ब्लड जमे ना। और सेम यही काम हमारे शरीर के अंदर करता है हेपेरिन, जिससे ब्लड का कभी थक्का ना जमे, ब्लड जमे ना। तो एक बात आइए, जब आपकी ट्यूब में रक्त रख दिया जाता है, तो ये देखिए जब रक्त थोड़ी देर बाद उसे तेजी से घुमाते हैं, और जैसे ही हम देखते हैं तो ऊपर ऊपर पीला पीला द्रव इकट्ठा हो जाता है, और नीचे क्या हो जाते हैं, रक्त की कणिकाएं इकट्ठी। इसमें भी यदि आप गौर से देखें तो सबसे नीचे क्या इकट्ठी होती हैं, आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स, इसका दूसरा नाम होता है, अभी देखेंगे कैसी कैसी दिखती हैं। उसके ऊपर रहती हैं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और सबसे ऊपर पीले कलर का क्या इकट्ठा हो जाता है, प्लाज्मा। दूसरे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, एक ट्यूब में जब लंबे समय तक अपना रक्त रहा, तो देखिए पहले तो इसे काफ़ी तेज़ी से घुमाया जाता है, और फिर इसे जैसे ही कुछ समय के लिए स्टॉप करते हैं, तो इसमें आरबीसी सबसे नीचे की ओर गिरती है, और इसे हम बुलाते हैं ईएसआर, एरिथ्रोसाइट सेडमेंटेशन रेट। लेकिन इसमें भी जरूर याद रखिए कि जो आरबीसी डेड होती हैं, या जो जल्दी डेड कॉज कर जाती हैं, वो काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरती हैं, और जबकि जो स्वस्थ आरबीसी होती हैं उनकी गिरने की दर होती है कम। इससे कई बार हमारी बीमारियों की इसका पता लगाते हैं कि बीमारी ज़्यादा सीवियर है या हम लंबे समय से बीमार हैं, तो इससे हमारा पता चल जाता है।
जबकि इसके ऊपर देखिए डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की कलेक्टिविटी कहाँ रहती है, ऊपर, और सबसे ऊपर क्या इकट्ठा होता है, प्लाज्मा। तो चलिए, एक तो आपको समझा दिया कि ब्लड कैसा दिखता है, इसके कंपोजिशन कैसे कैसे होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में अपना देखें तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारे शरीर के रक्त का महत्वपूर्ण घटक, जिसे हम क्या बुला रहे हैं, हमारी प्यारी आरबीसी। लेकिन अभी थोड़ा सा आपसे एक और बात कर लूँ, इधर पे मैं साइड से लिख रहा हूँ। ये देखिए, अभी हमने पढ़ा कि रक्त में 55 से 60% क्या रहता है, ब्लड प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के बारे में इतना याद रखिए, यदि इस प्लाज्मा में से रक्त का थक्का जमने में सहायक फाइब्रिन प्रोटीन को निकाल दीजिए। हमें किसे निकालना है, फाइब्रिन को। और यदि आप फाइब्रिन को निकाल देंगे तो बचा हुआ प्लाज्मा फिर कहलाता है सीरम। वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखिए, नॉर्मली जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा में से हम ब्लड क्लॉट जमाने में सहायक फाइब्रिन को निकाल दें तो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट प्लाज्मा का क्या कहलाता है, सीरम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, नज़र रखिए। इसके बाद अब हम आते हैं हमारी सबसे पहली ब्लड कॉर्पसल, जिसका नाम क्या है, आरबीसी। याद रखिए, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। याद रखिए, इसी को दूसरा नाम क्या दिया जाता है, एरिथ्रोसाइट। दूसरी बात, यदि हम आरबीसी को देखें तो जहां शरीर की अन्य कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, वहीं पर आरबीसी कैसी है, द्विअप्तलाकार। ये देखिए, इसमें ये तो ऊपर से दिख रहा है, नीचे की साइड से भी इसमें ऐसा ही गड्ढा रहता है। इसलिए होता है क्योंकि आरबीसी का केंद्रक, जब आरबीसी मैच्योर होती है, परिपक्व होती है, तो आरबीसी अपना केंद्रक गवा बैठती है। इस कारण अंदर का भाग कैसा हो जाता है, खोखला। अब देखिए, आरबीसी का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, और वास्तव में इसी आरबीसी की कमी को या इसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी को ही हम क्या बुलाते हैं, एनीमिया नामक बीमारी। तो सबसे पहली बात, आरबीसी का इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों है कि हम इसे इतना महत्वपूर्ण नाम देते हैं, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि जो हमारी आरबीसी है, आरबीसी के अंदर जो सबसे बड़ी पावर होती है वो होती है ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता। और ऑक्सीजन हमारे लिए कैसी गैस होती है, वो हमारे लिए कही जाती है प्राणदायिनी गैस, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण ही हम लोगों के अंदर ऊर्जा होती है पैदा। तो सबसे पहली बात यार इधर पे आती है कि आरबीसी में ऐसा क्या है कि आरबीसी इतना सारा अच्छा काम कर रही है। तो ये देखिए, अब मैं आपको क्लियर कर दूँ, वास्तव में आरबीसी के अंदर दिखती हैं ऐसी स्ट्रक्चर, गौर से देखिए इसे। वास्तव में आरबीसी में क्या दिख रही हैं, ऐसी स्ट्रक्चर। और यदि इसे हम गौर से देखें तो ये समझने का प्रयास करिए, वास्तव में आरबीसी की इंपॉर्टेंस क्यों है। क्योंकि एक आरबीसी में ये देखिए चारों तरफ क्या लगा है, हीम ग्रुप, और जो हमें गोल गोल घुमा हुआ दिख रहा है इसे हम बुलाते हैं ग्लोबिन प्रोटीन। स्ट्रक्चर समझ के रखिए। वास्तव में आरबीसी की सतह पर, ये देखिए मैं दोबारा क्लियर करूंगा इसमें, वास्तव में आरबीसी की जो सतह होती है, ये देखिए गौर से, आरबीसी की जो सतह होती है उस सतह पर क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन। याद रखिए, इसके साइटोप्लाज्म में क्या है, हीमोग्लोबिन। और यदि हमने हीमोग्लोबिन को बड़ा करके देखें तो ये देखिए, ये रहा हमारा हीमोग्लोबिन। तो इसमें हमें क्या क्या नज़र आया, तो इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें नज़र आई। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इस साइड रहता है हमारा हीम। ये देखिए, बीच में चारों तरफ से हीम के अणु हैं, और यदि इसे हम नोटिफाई करना चाहें तो ये चारों तरफ से क्या लगा हुआ है, हीम, और हीम के चारों तरफ क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन। देखिए, इसका दूसरा डायग्राम भी आपको समझा दूं। ये देखिए, ये रहा, देखिए वास्तव में हीमोग्लोबिन ऐसा रहता है कि इसमें नीचे क्या रहती है, ग्लोबिन की अल्फा प्रोटीन चेन, और ऊपर कौन सी होती है, बीटा। और वास्तव में बीच में हमारा क्या लगा रहता है, हीम। अब हीम को भी हम देखें तो हीम के अंदर ये जो गोलाकार स्ट्रक्चर है चारों तरफ, इस गोलाकार स्ट्रक्चर की क्या विशेषता होती है, तो इसे हम इस डायग्राम में समझेंगे। इसमें क्या होता है कि बीचों बीच रहता है आयरन, और आयरन के चारों ओर लगी रहती है पोरफायरिन रिंग। याद रखिए शब्द को, कि आयरन के चारों ओर, ये देखिए बीचों बीच क्या रहता है, आयरन, और इसके साथ क्या लगी होती है, 4 पोरफायरिन रिंग। और यही पोरफायरिन रिंग के कारण हमारे आयरन से क्या जुड़ जाता है, ऑक्सीजन। और एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से कितनी ऑक्सीजन जुड़ सकती हैं, तो याद रखिए 4। लेकिन इनका जुड़ना, याद रखना, इनका जुड़ना रासायनिक नहीं होता, ये सब चीज़ें जुड़ती हैं भौतिक, जिससे वो आसानी से सेपरेट भी हो सकती हैं। मतलब वास्तव में ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बना रहा है, फिजिकल बॉन्ड। वेल,
अभी तो आपको पता ही है कि कोरोना के चक्कर में हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो इसमें हम काफ़ी ब्रीफ लेके चल रहे हैं। लेकिन जब आपकी ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी तो आपको पता है कि अपन लोग इसी के बारे में काफ़ी डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये देखिए, अब एक थोड़ी सी चीज़ बताने की कोशिश की गई है, क्योंकि हमारा ब्लड ग्रुप भी किस पर निर्भर करता है, तो याद रखिए आरबीसी पर। किसका ब्लड ग्रुप ए होगा, किसका बी होगा, किसका कैसा होगा, ये सब वास्तव में किस पर डिपेंड करता है, हमारी आरबीसी पर। आरबीसी की सतह पर ग्लोबुलर प्रोटीन पाई जाती है। याद रखिए कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोबुलर प्रोटीन, और उसके कारण हमारा क्या बनता है, ब्लड ग्रुप। तो इसमें होता क्या क्या है, तो एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश किया गया है। तो याद रखिए थोड़ा सा कि वास्तव में ये समझा देता हूँ। सपोज डैट आपकी ये है आरबीसी, और आरबीसी की सतह पर कौन सी प्रोटीन मिलेगी, ग्लोबुलर प्रोटीन। और याद रखिए ग्लोबुलर प्रोटीन को ही हम इसे नाम देते हैं एंटीजन। एंटीजन वो पदार्थ होते हैं जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनने को करते हैं प्रेरित। और एंटीबॉडी क्या होते हैं, एंटीबॉडी वो प्रोटीन रसायन होते हैं जो आपकी बॉडी में किसी भी एंटीजन या खतरे को ख़त्म करते हैं या उससे हमारी करते हैं सुरक्षा। तो वास्तव में इसमें ऐसा क्या क्या होता है वो अपन समझने का प्रयास करते हैं। तो एक बात देखिए, इधर पर हम देखते हैं कि यदि सपोज डेट किसी का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए, तो उसकी वास्तव में सच्चाई क्या होती है। जब हम बुलाते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसकी आरबीसी पर कौन सा एंटीजन उपस्थित है, तो याद रखिए उस पर एंटीजन होगा ए। लेकिन ए एंटीजन को कौन सी एंटीबॉडी किल करती है, तो वो एंटीबॉडी जो इसे किल करेगी वो एंटीबॉडी कौन सी होती है, ए। अब सोचिए यदि शरीर में ए एंटीजन है और उसी की एंटीबॉडी ए मौजूद है, तो ये दोनों आपस में झगड़ा करेंगे और व्यक्ति की हो जाएगी मौत। तो जिस व्यक्ति के आरबीसी पर ए एंटीजन होता है उसके शरीर में एंटीबॉडी कौन सी रहेगी, बी। इससे आपस में उनकी लड़ाई नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात ये याद रखें, यदि आप ए ब्लड ग्रुप किसी बी ब्लड ग्रुप वाले को चढ़ा देंगे तो इसका एंटीजन एंटीबॉडी मैच कर जाते हैं और एंटीबॉडी उसे मारती है, जिससे वो व्यक्ति मर जाएगा, क्योंकि उसके शरीर में रक्त कणिकाएं आपस में चिपक जाती हैं और उसकी हो जाती है मृत्यु कार्य। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे समझिए। अगली बात यदि देखें, यदि किसी व्यक्ति की आरबीसी पर बी एंटीजन है तो उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी मौजूद रहेगी, एंटीबॉडी ए। इससे उस व्यक्ति का जीवन अच्छे से चलेगा। लेकिन सपोज डेट यदि आप बी ब्लड ग्रुप को ए ब्लड ग्रुप वाले को चढ़ा दें तो बी का एंटीबॉडी कौन सा है, बी, जो बी को मार सकता है। तो यदि उसके बॉडी में बी एंटीजन जाएगा तो एंटीबॉडी भी उपस्थित है जो उससे लड़ेगी और उसे किल कर देगी, तो रक्त कोशिकाओं का गुच्छा बनेगा और हैमरेज हो जाएगा और व्यक्ति वैसे भी मर जाएगा। तो एंटीजन से पहचान किसकी हुई है, ब्लड ग्रुप ए की। तो याद रखिए बी एंटीजन से पहचान किसकी हुई है, ब्लड ग्रुप बी की। अगला देखें, यदि सपोज डेट किसी की आरबीसी पर दोनों एंटीजन उपस्थित हैं तो उसके शरीर में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी और उसका ब्लड ग्रुप कौन सा बन जाएगा, ए बी। सपोज डेट यदि किसी व्यक्ति की बॉडी में कोई भी एंटीजन ही ना हो तो उसके शरीर में दोनों एंटीबॉडी मिलेंगी और उसका ब्लड ग्रुप बन जाएगा ओ। अगली बात, ओ को इसीलिए यूनिवर्सल डोनर मिलाते हैं क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप यदि आप इसे भी दे दें, इसे भी दे दें या किसी को भी दे दें तो इनके शरीर में कोई भी एंटीबॉडी उपस्थित हो, लेकिन चूंकि एंटीजन ही नहीं है तो वो आपस में रिएक्शन नहीं करेंगी और वो व्यक्ति रहेगा जीवित। क्या कारण है कि हम ए बी ब्लड ग्रुप को हम बुलाते हैं यूनिवर्सल रिसीवर, जो किसी से भी ब्लड ले सकता है। तो इसे यूनिवर्सल रिसीवर बुलाने का जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण यही है कि ए बी क्या करता है कि इसके बॉडी में एंटीबॉडी नहीं है। आप किसी का भी ब्लड दे दो, कोई भी एंटीजन मौजूद हो, लेकिन उसकी प्रतिरोधी एंटीबॉडी नहीं है तो वो किसी का भी ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है। तो इतना याद रखिए ब्लड ग्रुप की पहचान होती है ऐसे। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पर याद रखिए कि वास्तव में ये सही है कि ब्लड ग्रुप हो गया, लेकिन वैज्ञानिकों ने पहचान की कि इसके साथ साथ वास्तव में, ये देखिए मैं समझा देता हूँ। जब कार्ल और लैंडस्टीनर इस पर प्रयास कर रहे थे, उन्होंने रीसस बंदर में, लैंडस्टीनर ने इसी में देखा था, रीसस बंदर में उन्होंने देखा कि इन फैक्टर्स के साथ साथ, ये रीसस बंदर था इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, आर एच फैक्टर। यदि ए ब्लड ग्रुप के साथ आर एच फैक्टर भी उपस्थित है तो उसे हम बुलाएंगे पॉजिटिव, और आर एच फैक्टर ना हो तो इसे हम क्या बुलाएंगे, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव। ऐसे ही हमारे ब्लड ग्रुप बनते हैं। अगली एक बात और याद रखिए, ब्लड ग्रुप की हेरिडिटी से लेकर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो इसके लिए मैं आपको समझा दूं थोड़ी सी बातें। सपोज डेट किसी का ब्लड ग्रुप है ए, किसी का है बी और किसी का है ए बी और किसी का है ओ।
बट इतना याद रखिए कि आपके शरीर में कोई भी ब्लड ग्रुप हो, चाहे किसी के में भी हो, वो ईदर मदर और फादर से नहीं आता है, वो दोनों की संयुक्त देन होती है। तो फिर उसका अकेला एक रिप्रेजेंटेशन कैसा हो सकता है? तो एक्चुअल में होता क्या है कि जेनेटिक्स की बात की जाए तो थोड़ा सा आपको मेंडल के नियम भी यहाँ पर रिमाइंडर करने पड़ेंगे थोड़े से। होता क्या है कि यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर जेनेटिक स्ट्रक्चर, चूंकि हमारे अंदर कोई भी एक लक्षण होता है तो वो एलील समूह के रूप में होता है, जोड़े के रूप में होता है। तो हुआ क्या, या तो ए ब्लड ग्रुप वाले के अंदर ए हेरिडिटी हो सकती है, या ए के साथ मौजूद क्या होगा, ओ वास्तव में कैसा होता है, रिसेसिव, या ऐसे हम कहते हैं अप्रभावी। और ए कैसा होता है, डोमिनेंट। तो जब ए के साथ मौजूद होगा तो ही ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए। और यदि ए ओ के साथ मौजूद है तो याद रखिए ओ ब्लड ग्रुप के लक्षण दब जाते हैं, और जो प्रभावी होता है वो कौन सा है, कैपिटल ए, मतलब उसका ब्लड फिर भी कौन सा दिखेगा, ए। यही बी के साथ होगा। यदि बी मौजूद है तो बी के संग बी प्रभावी जीन्स होता है, तो बी के साथ बी भी मौजूद होगा, या बी के साथ मौजूद कौन सा रह सकता है, ओ, हमारा रिप्रेसिव जीन या सप्रेसिव जीन। तो बी के साथ ओ भी मौजूद होगा तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, बी। यदि हम ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो याद रखिए ए बी ब्लड ग्रुप की सबसे बड़ी बात कि इसमें एक आया होगा माता से ए या पिता से बी। इसका 22% भी हो सकता है कि माता से बी आया हो और पिता से ए, लेकिन इसकी संभावनाएं कैसी रहती हैं, केवल ए। और ओ की भी एक ही संभावना है कि ओ के साथ ओ मिलेगा तभी ये संबंध हो सकता है। इसको मैं आपको इधर समझाने का प्रयास करता हूँ। सपोज डेट माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप है बी। यदि इन दोनों का क्रॉस करवा दिया जाए या इनकी शादी हो जाए तो एक्चुअल में इनके अंदर भी जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा, ए के साथ मौजूद होगा ए, या ए के साथ क्या मौजूद रहेगा, ओ। और यदि इसी साइड हम बी का भी देखें तो बी के साथ क्या मौजूद रहेगा, बी। और यदि हम देखें तो बी के साथ और क्या मौजूद रह सकता है, ओ। यदि हम इसकी अगली स्ट्रक्चर की बात करें, यदि क्रॉस हो जाए तो सपोज डेट ए के साथ पिता का बी जीन आता है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ए बी। यदि माता का ए और पिता का ओ टकराता है तो कौन सा हो जाएगा, बच्चे के अंदर करेक्टरिस्टिक्स आएंगे ए ओ। लेकिन अभी अभी बताया कि ओ कैसा होता है, अप्रभावी, तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ए। इसका उल्टा भी हो सकता है, यदि पिता का बी हो और माता का ओ आ जाए तो बच्चे का ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। लेकिन सोचिए यदि ओ माता का और ओ पिता का आ जाए तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ओ। कल हम इसके जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए हम अगली संभावना देखते हैं। यदि आपको चीज़ क्लियर ना हो तो आप अपने वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा भी देख सकते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। और ये तो आपको पता ही है कि हम अपनी ऑफलाइन क्लास में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी करते हैं, बट ये हमारी ऑनलाइन क्लास है और पहले ही कह चुका हूँ कि समरी क्लास है, संक्षिप्त रहती है, तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ये हमारी ऑफलाइन के लिए हम छोड़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद। तो अगली जो ब्लड का मुख्य घटक आता है वो कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी। याद रखिए जैसे कि आरबीसी को बुलाते हैं एरिथ्रोसाइट, वैसे ही डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। क्योंकि ल्यूको का मतलब होता है सफ़ेद, इसीलिए इन्हें ये नाम दिया जाता है। और ये तो हमने बचपन से ही पढ़ा है कि डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर की सुरक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और इन्हें कहा जाता है शरीर की दोहरी सुरक्षा प्रक्रिया। जी बिल्कुल सही सुना, दोहरी सुरक्षा प्रक्रिया। क्योंकि पहली सुरक्षा प्रक्रिया कौन होती है, हमारी त्वचा। लेकिन यदि त्वचा किसी खतरे को नहीं रोक पाती है तो फिर जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती हैं तो याद रखिए, दो, ग्रेन्युलोसाइट्स और एक ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्यू का मतलब होता है कण। यदि किसी डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म में या कोशिका द्रव्य में कण मौजूद हैं तो उसे हम बुलाते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। और यदि कण ना हो तो उन्हें बुलाते हैं ए ग्रेन्युलो, या इन्हीं को हम बुलाते हैं कणिका विहीन। याद रखिए क्या बुलाते हैं, कणिका विहीन। क्यों होता है एक्चुअल में, जी हमारी 3 डब्ल्यूबीसी हैं जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और यूसिनोफिल। इन तीनों की उत्पत्ति होती है अस्थि मज्जा या बोन मैरो से। बिल्कुल सही सुना, माफ़ कीजिए मैं आरबीसी में ये नहीं बोल पाया। आरबीसी की उत्पत्ति होती है रेड बोन मैरो से, और डब्ल्यूबीसी की उत्पत्ति होती है अस्थि मज्जा या हड्डी के अंदर जो बोन मैरो होता है उसके येलो बोन मैरो से। तो जो अस्थि मज्जा से डब्ल्यूबीसी बनती है उनके कोसा द्रव्य में आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे, ये जो बारीक बारीक कण दिख रहे हैं इन्हें हम बुलाते हैं निसिल्स ग्रेन्यूल्स। तो ये जो कण पाए जाते हैं इन कण के कारण इन्हें हम बुलाते हैं कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी। जबकि आप दूसरी साइड देखें ए ग्रेन्युलोसाइट्स में तो इनके साइटोप्लाज्म या कोसा द्रव्य में ऐसे कण नहीं पाए जा रहे हैं, तो इन्हें हम क्या बुलाएंगे, कणिका विहीन। इनकी उत्पत्ति अस्थि मज्जा से नहीं होती है,
इनकी होती है लिम्फ नोड से, इन्हें हम बुलाते हैं गांठों से। तो जो हमारे शरीर में लसिका, हम इसके बाद पढ़ेंगे, तो लसिका में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं वो डब्ल्यूबीसी वास्तव में कैसी होती हैं, कणिका विहीन, और जो अस्थि मज्जा से बनती हैं वो होती हैं कणिकायुक्त। अब एक संक्रमण की प्रक्रिया समझिए। जब भी आपके शरीर में कोई खतरा आता है या कोई संक्रमण की संभावनाएं होती हैं, तो सबसे पहले इयोसिनोफिल खतरे का आगाज कर देती हैं। बेसोफिल्स, ये आपकी स्क्रीन पर सबसे लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है, बेसोफिल्स एक हिस्टामिन प्रोटीन को सीक्रेशन बढ़ा देती हैं पूरी बॉडी में, जिससे हमारे शरीर में चिकत्ते जैसे पड़ने लगते हैं या एक अजीब सा सिक्योरिटी अलार्म जैसा बज जाता है। और न्यूट्रोफिल, इन्हें हम बुलाते हैं फैगोसाइट। फैगो का मतलब होता है भक्षण और साइड का मतलब कोशिका। तो न्यूट्रोफिल क्या करती है, जो भी इन्फेक्शन है या कुछ भी है उसकी खाने का या निगलने का प्रयास करती है, तो ये डायरेक्ट उसे निगल सकती है, इसीलिए इन्हें बुलाया जाता है एक प्रसिद्ध हमारी फैगोसाइट। जबकि हम देखें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, तो मोनोसाइट भी क्या करती है कि जब कोई खतरा होता है तो हमारी लसिका ग्रंथियां या लिम्फ नोड्स क्या बनाती हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट साइज में आपको दिख ही रहा होगा, इसका केंद्रक अलग ही बड़ा भी है। तो मोनोसाइट भी एक फैगोसाइट होती है जो कि भक्षण करेगी, लेकिन जो लिम्फोसाइट होती हैं ये सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट केमिकल जो कि प्रोटीन का बना होता है वो बनाती है एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी जो कि लिम्फोसाइट भी दो होती हैं हमारी, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, तो ये एंटीबॉडी बनाकर उस इन्फेक्शन को दूर से केमिकल की सहायता से ख़त्म करती हैं। और हमारी जो एचआईवी है वो भी लिम्फोसाइट्स को ही डालता है अफेक्ट, समझ गए होंगे, टी सेल्स को अफेक्ट करता है बिल्कुल ही। तो चलिए, ये तो ब्रीफ अपनी पूरा का पूरा लेसन था डब्ल्यूबीसी के ऊपर, बाकी ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे हम इसके लिए। अगला आगे देखें, तीसरी रक्त की प्रमुख कणिका कौन सी होती है, प्लेटलेट्स। इसका दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स। आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। तो देखिए, प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में आराम से घूम रही है, लेकिन जब आपको कोई चोट लगती है, तो ये देखिए, जब चोट लगी तो रक्त वाहिका थोड़ी सी पंक्चर हो गई या फट गई, तो जैसे ही ब्लड आता है बाहर, तो खुली हवा जब आपके रक्त के संपर्क में आती है तो प्लेटलेट्स फट जाती हैं। और इसके अंदर जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है, वो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन विटामिन के आदि की सहायता से क्या बनाती है, फाइब्रिन। याद रखिए, बिल्कुल सही सुना, ये क्या बनाएगी, फाइब्रिन। और फाइब्रिन के बाद फिर देखिए कैसे स्ट्रक्चर काम करता है, तो इसके लिए हम नीचे देखें दोबारा से। सबसे पहले लेफ्ट साइड की डायग्राम पे देखें, तो ये देखिए आपको इंजरी हो चुकी है और इसमें आपकी प्लेटलेट्स बाहर आई हैं, और ये प्लेटलेट्स देखिए जो किनारे पर रह गई हैं। तो जैसे ही चोट लगती है बाहर की हवा के संपर्क में आने पर, याद रखिए बाहर की हवा कह रहा हूँ, यदि गलती से हमारे रक्त के अंदर कोई हवा का बुलबुला रह जाए तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए इंजेक्शन जब भी लगाए जाते हैं या डॉक्टर साहब हमारे जब भी इंजेक्शन लगाते हैं, तो ड्रग भरने के बाद उसकी एयर जरूर निकाल देते हैं। तो हुआ क्या कि जब प्लेटलेट सक्रिय हो जाती है, तो ये सक्रिय होकर कौन सी प्रोटीन बन जाती है, फाइब्रिन, जो कि एक लंबी प्रक्रिया है, छोटी नहीं है, क्योंकि इसमें प्रोथ्रोम्बिन होती है जो सक्रिय रूप से थ्रोम्बिन बनती है विटामिन के की सहायता से, जो रक्त में अघुलनशील तंतु रहते हैं। देखिए, फाइब्रिन का मतलब होता है इलास्टिन और कोलेजन फाइबर, वो होते हैं निष्क्रिय। तो ये थ्रोम्बिन उन्हें सक्रिय करके किसमें कन्वर्ट कर देता है, फाइबर। और ये देखिए चोट वाले स्थान पर फाइबर मतलब जाल, एक वाइट वाइट देखिए जाल फैल गया, उसमें हमारी शरीर की कणिकाएं उसी में आके फंस जाती हैं, और कैल्शियम चूना इन्हें आपस में चिपकाने में मदद करता है। और जब ये धीमे धीमे होकर काफ़ी घना बन जाता है तो रक्त का बहना हो जाता है बंद। ऐसे काम करती हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ये देखिए, इधर पर आपके शरीर में अभी तक हमने जो पढ़ा था वो हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया। अब हमारे शरीर में जो दूसरी चीज़ें या दूसरा ऑब्जेक्ट सर्कुलेट होता है, डेट इज कॉल्ड लस्का, या इसे हम क्या बुलाते हैं, लिम्फ। तो लिम्फ में कौन मदद करता है, तो याद रखिए हमारे शरीर में लिम्फ में मदद करती हैं लिम्फ नोड्स, या इन्हीं को हम बुलाते हैं हमारे शरीर की लस्का ग्रंथियाँ। ये कैसे काम करती हैं, देखिए समझाता हूँ आपको अभी। ये देखिए, यदि हम गौर से देखें तो हमारे शरीर में प्रमुख प्रमुख लस्का ग्रंथियाँ कहाँ होती हैं, जैसे ये तो देखिए आपके गर्दन में, पहले गर्दन की समझा देता हूँ, हमारे गर्दन में टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। ये देखिए थाइमस, ये देखिए हमारी स्प्लीन, और ये देखिए आर्मपिट जो हमारी भुजाओं के अंदर रहते हैं, और सेम ऐसे ही आपको नीचे मिलते हैं अंडर थाइज में। तो ये सभी क्या होती हैं, लस्का ग्रंथियाँ। इनसे लस्का का होता है स्राव, या इनसे लिम्फोसाइट्स पैदा होती हैं। लेकिन वास्तव में लिम्फ क्या होता है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा अगला डायग्राम। ये देखिए, ये आपको लस्का का
बिल्कुल सही सही समझाने का प्रयास किया गया है। यदि आप इसमें गौर से देखें तो होता क्या है कि जब भी किसी ऊतक के पास हमारी रक्त वाहिका या कैपिलरी केशिकाएं आती हैं, तो ये देखिए धमनी या आर्टरी आई थी, बिल्कुल बारीक बारीक केशिका में कन्वर्ट हो गई। तो इससे क्या होता है, ब्लड ऐसे ऐसे सर्कुलेट होने लगता है। तो ये देखिए ब्लड सर्कुलेट हुआ तो जो ऊतक होते हैं या शरीर के ऐसे अंग जिनमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती, तो वहां पर ऐसे जाल के रूप में ये देखिए छोटी छोटी सी क्या है, कोशिकाएं। ये देखिए येलो येलो जो हमें जाल, ये क्या है, कोशिकाएं। तो इनकी चारों तरफ लिम्फ कैपिलरीज या लिम्फ केशिकाएं अपना क्या बना लेती हैं, एक जाल। इससे छोटी छोटी कोशिकाओं को आसानी से भोजन मिल जाता है, और जब भी इन्हें कोई गंदगी बाहर निकालनी होती है या उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकालती हैं, तो ये देखिए बगल में ही कनेक्टेड कौन रहती है, शिरा या वेन्यूल्स। तो इनसे हो जाता है ब्लड बाहर। अगली इंपॉर्टेंट बात कि जो लसका बहती है वो हमेशा इसका परिसंचरण होता है एकल, या जिसे हम बुलाते हैं सिंगल सर्कुलेशन। जबकि हमारे हार्ट में कैसा होता है, दोहरा परिसंचरण, जिसमें एक प्रक्रिया के दौरान हार्ट से या रक्त देखिए शुद्ध आता है, अशुद्ध जाता है। जबकि इसमें आप गौर से देखें तो लसिकाओं का केवल एक दिशीय बहाव होता है, ये लौट के नहीं आती हैं, क्योंकि ये जहाँ उत्पन्न होती हैं और श्राव में जाके हो जाती हैं खत्म। तो इससे ज़्यादा इसका काम नहीं होता है। तो आज के टॉपिक की इतनी महत्वपूर्ण बातें थी, एक समरी और एक ब्रीफ क्लास थी। आगे का अपना अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कल। वेल, कल तो आपकी प्रैक्टिस सेट होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।